Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the materials used in pharmaceutical plants. उसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके अफेक्ट करेंगे प्लांट के मटेरियल्स को, कौन सा मटेरियल्स यूज होगा। आज हम उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे जो प्लांट कंस्ट्रक्शन के लिए आपका मटेरियल यूज होगा। तो आपके मटेरियल का ये फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है। इस फ्लो चार्ट में मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जिसमें आपके मेटल्स आएंगे और नॉन मेटल्स आएंगे। उसके बाद आपका फेरस और नॉन फेरस, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्दर डिविजन्स है। और फर्दर आपका जितना भी मटेरियल यूज होगा, चाहे वो आपका आयरन है, स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, कॉपर है, जो भी होगा वो इसमें क्लासिफिकेशन उसकी दी हुई है। ये सारे आपके यूज होंगे। कोई आपका पैकेजिंग के लिए यूज होगा, ठीक है, कोई आपका कंटेनर बनने के लिए यूज होगा, कोई आपका इक्विपमेंट में यूज होगा। तो इस तरह से ये सारे आपके फार्मास्यूटिकल जो प्लांट के कंस्ट्रक्शन होती है, मटेरियल्स होते हैं, उनके लिए यूज होगा। तो सबसे पहले मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स दो डिविजन्स की हुई हैं। मेटल्स में आपके फेरस आते हैं और नॉन फेरस आते हैं, और जबकि नॉन मेटल्स आपके फर्दर डिवाइड होते हैं टू कैटेगरीज में, जिसमें आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होंगे। तो फेरस में आपका कास्ट आयरन आएगा, स्टेनलेस स्टील कार्बन आएगा और स्टेनलेस स्टील, खाली स्टेनलेस स्टील आएगा, SS, SC और CI, ठीक है। और नॉन फेरस में आपके लेड आएगा और एल्यूमिनियम आएगा। नेक्स्ट आपका आता है नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स में आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक टू डिविजन्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। इनऑर्गेनिक आगे आपका डिवाइड होता है ग्लास में, और आपका जो ऑर्गेनिक है वो डिवाइड होता है आपका रबर और प्लास्टिक में, ठीक है। तो ये आपका सारा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जो भी मटेरियल्स आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फेरस, नॉन फेरस, जितने भी आपके यूज होंगे, इनके क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट आपका आता है फेरस मेटल्स। अब फेरस मेटल्स आपके कौन से हैं? आयरन मेटल इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड मटेरियल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट बिकॉज ऑफ इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, abundant availability and lower cost. Some variants of iron are discussed here: cast iron, steel carbon and stainless steel. अब जो फेरस मेटल्स होते हैं, वो फेरस मेटल्स आपके क्या होंगे? वो आपके आयरन मेटल हैं जो वाइडली, आयरन मेटल आपका बहुत ज्यादा यूज होगा। फेरस मेटल के अंदर आता है आपका आयरन, बहुत ज्यादा यूज होगा फार्मास्यूटिकल प्लांट की कंस्ट्रक्शन के लिए। और ये आपका क्यों यूज हो रहा है ज्यादा? क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी है और ये आपका कम अमाउंट में अवेलेबल हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, ठीक है। वेरिएंट्स क्या होते हैं आयरन के? वो आपके कास्ट आयरन होगा, स्टील कार्बन होगा और स्टेनलेस स्टील होगा, ठीक है। ये इसके आपके वेरिएंट्स हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है सबसे पहले कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन में हमारे पास क्या क्या होता है? कास्ट आयरन कंसिस्ट ऑफ Fe प्लस कार्बन। Fe मीन्स 1.7 प्लस 5.0, उसमें क्या होगा? कार्बन, फेरस आपका कितना होगा? 1.7% और कार्बन आपका 5% होगा। प्लस सिलिकॉन, सिलिकॉन होगा आपका, और क्या होगा? मैग्नीज। जो कास्ट आयरन हमारा होगा वो आपका बना होगा फेरस का, जो आपका बना होगा वो फेरस से बना होगा, कार्बन होगा उसके अंदर, सिलिकॉन होगा, मैग्नीशियम होगा, मैग्नीज होगा, ठीक है। इट्स प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट। जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स, जैसे इसमें 5% बता रखा है, 5% से कम है, ज्यादा है, कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स आपके इसके साथ में बाउंड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपके कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपका आता है देयर इज टू टाइप ऑफ कास्ट आयरन। फर्स्ट वन इज व्हाइट कास्ट आयरन एंड सेकंड वन इज ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। व्हाइट कास्ट आयरन आपका क्या होता है और ग्रे कास्ट आयरन आपका क्या होता है? अपॉन ट्रैक, it is malleable, it is very abrasive and wear resistant. It is used as liner for grinding balls, dies and pumps, impellers. जो आपका व्हाइट कास्ट आयरन होगा वो आपका क्या है? मेलेबल है, बहुत ज्यादा एब्रेसिव होता है, वियर रेजिस्टेंट होता है, और ये ज्यादातर आपका इनर लाइनिंग के लिए यूज होगा, ग्राइंडिंग बोल्स, डाइज और पंप्स की, ठीक है। जो इम्पेलर्स होते हैं आपके, प्रोपेलर्स होते हैं, उनकी इनर लाइनिंग के लिए यूज होगा। और ये आपकी बहुत ज्यादा जल्दी इसकी कूलिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से आपका इसमें क्या होगा? जो कार्बन होगा वो आपका सीमेंटाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा।
नेक्स्ट आपका आता है ग्रे कास्ट आयरन. It consists of less cementite. Its carbon occurs in the form of graphite. जो ग्रे कास्ट आयरन है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में आपका प्रेजेंट होगा. ग्रे कास्ट आयरन इज मच लेस हार्ड एंड ब्रिटल देन व्हाइट कास्ट आयरन. ग्रे कास्ट आयरन आपका ज्यादा हार्ड और ब्रिटल होता है एज कंपैरिजन टू आपका व्हाइट कास्ट आयरन, और इसका लो कॉस्ट होता है और इजी टू कास्ट होता है. अब लो कॉस्ट इसका क्यों होता है? क्योंकि ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता. आपका ग्रे कास्ट आयरन आपने डेगचीन सुना होगा हिंदी में, वो मटेरियल होता है कि आपका इजिली बड़ा ब्रिटल होता है. जैसे ही आप जरा जोर से इसको फेंक दोगे, ज्यादा जोर से इसको अगर आप इम्पैक्ट इस पे डलेगा तो जल्दी आपका टूट जाता है. It has outstanding ability to absorb and wear resistant. इसकी आपकी क्या होती है, जो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी ज्यादा होती है और रेजिस्टेंट को वेयर करने की एबिलिटी भी ज्यादा होती है. इसके यूजेस आपके क्या रहेंगे? स्पोर्ट्स फॉर प्लांट्स, jackets of steam pans, lining with enamel plastic and suitable protective material, 40% addition of silicone in cast iron, a hard and brittle casting alloys is formed, which is resistant to attack by HNO3 and H2SO4. तो जो आपके एडवांटेज रहेंगे इसकी क्या होंगी? वो आपका चीप होगा, यूज्ड इन प्लेस ऑफ एक्सपेंसिव प्लांट मटेरियल with coatings or lining of enamel or plastic. It is resistant to concentrated H2SO4, nitric acid and dilute alkylides. Since cast iron has thermal conductivity, it is used for the construction of outer surface of jackets of steam pans. तो आपकी जैकेट स्टीम पैन की जैकेट्स की आउटर सरफेस के लिए यूज होता है, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए यूज होता है, रेजिस्टेंट है ये कंसंट्रेटेड H2SO4, नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट एल्केलाइंस के लिए. तो इसकी डिसएडवांटेज क्या रहेंगी? कास्ट आयरन इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल. कास्ट आयरन क्या होगा? हार्ड है, ब्रिटल है, and cast iron is attacked by dilute H2SO4, dilute nitric acid and as well as concentrated HCl acid. तो जो आपका अटैक जो कास्ट आयरन इज अटैक्ड बाय, जितने भी एसिड्स हैं वो कास्ट आयरन पे अटैक करेंगे, यानी कि कास्ट आयरन को जल्दी डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, उनको वीक बनाने की कोशिश करेंगे. सिंस कास्ट आयरन हैज लो थर्मल कंडक्टिविटी, इट कांट बी यूज्ड फॉर हीट ट्रांसफर इन स्टील्स. तो हीट ट्रांसफर जहां पे हमने यूज करना होगा इक्विपमेंट्स, उनके लिए हम इसका यूज नहीं करेंगे. इसका यूज हम इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसकी क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है. नेक्स्ट हमारा आता है कार्बन स्टील एंड माइल्ड स्टील. अब कार्बन स्टील क्या होती है, माइल्ड स्टील क्या होती है? कार्बन स्टील इज आयरन एलॉय which contains only a small percentage of carbon. इसमें small percentage में आपका कार्बन होगा. Variants of carbon steel, the property of carbon steel can be altered by alloying it with other metals and their properties are, जैसे निकल है, ठीक है, निकल Ni है आपका, ये करेगा improve toughness, corrosion resistance and low temperature in oxidation. जब निकल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उस टाइम पे लो टेम्परेचर पे ही ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसकी टफ जो निकल है ये क्या करेगा, आयरन की टफनेस को इम्प्रूव करेगा. नेक्स्ट आपका आता है क्रोमियम. क्रोमियम Cr क्या करेगा? इंक्रीज हार्डनेस, मोर एब्रेसिव रेजिस्टेंस और ऑक्सीडेशन. जो क्रोमियम है वो क्या कराएगा? हार्ड होगा, ठीक है, हार्डनेस को इंक्रीज कराएगा और एब्रेसिव रेजिस्टेंट होगा, यानी कि आपका ऊपर का सरफेस क्या होगा, इसका सॉफ्ट होगा, एब्रेसिव नहीं होगा. नेक्स्ट आपका है सिलिकॉन Si, इंक्रीज हार्डनेस, मोर एब्रेसिव रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन कराएगा और आपको मोर एब्रेसिव रेजिस्टेंट होगा. नेक्स्ट आपका आता है मोलिब्डेनम. Molybdenum is Mb, provides strength and elevated temperature. स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और टेम्परेचर को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा. नेक्स्ट हमारा आता है कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील के यूजेस, एडवांटेज एंड इट्स डिसएडवांटेज. यूजेस होंगे इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ बार्स, पाइप्स एंड प्लेट्स, storage tanks for water, H2SO4, HCl and organic solvent etc. Supporting structures such as grinders and base for plant vessels. Advantage इसकी रहेंगी cheapest, therefore it is
it is preferred, widable and frequently used in fabrication. frequently आपका fabrication के लिए use होगा. और इसकी disadvantage क्या रहेंगी? limited resistant to corrosion, it's react with caustic soda, brine water and sea water. caustic soda, brine water, sea water, इनसे क्या करेगा? ये इनसे रिएक्ट करेगा. स्टेनलेस स्टील क्या होगा? देयर आर मोर देन 70 स्टैंडर्ड टाइप ऑफ स्टील SS302 which contain Fe plus chromium 18% plus Ni nickel 8% and carbon 0.08%. SS stainless steel 0304 contains Fe plus chromium 19%, nickel 9% plus carbon 0.8%. The abundance use of stainless steel is due to the properties such as heat resistant, corrosion resistant, ease of fabrication, क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से हम ज्यादा यूज किसका करते हैं? स्टेनलेस स्टील का. डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ स्टेनलेस स्टील अलॉयज आर अवेलेबल इन 3 ग्रुप्स. कौन कौन से ग्रुप्स में प्रेजेंट हो गए? मार्टिनसिक, फेरेटिक एंड ऑस्टेंटिक. ठीक है. कंपोजिशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसके यूजेस. तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी? इसकी कंपोजिशन आपकी मर्टेंस्टिक, क्रोमियम 12 to 20%, कार्बन 0.2 to 4.4%, निकल अप टू 2%. जो एडवांटेज रहेंगी इसकी, माइल्डली कोरोजन रेजिस्टेंट, एटमॉस्फेरिक और ऑक्सीजन एक्सपोजर्स. डिसएडवांटेज इसकी होंगी डक्टाइलिटी इज पुअर. इसकी डक्टाइलिटी क्या होगी? पुअर होगी. और यूजेस इसके रहेंगे सिंक्स, बेंच टॉप, स्टोरेज टैंक्स, बकेट्स, मिक्सिंग एलिमेंट एक्सेट्रा. ठीक है. ये सब इसकी क्या रहेंगी? आपकी यूजेस रहेंगे. तो नेक्स्ट आपका आता है फेरिक अल्फा फॉर्म, क्रोमियम 15 to 13%, 30%, कार्बन 0.1% एंड निकल. तो एडवांटेज इसकी रहेंगी बेटर कोरोजन रेजिस्टेंट, easy to machine, resistant to oxidation and temperature up to 800 degree Celsius. तो ये नोट गुड अगेंस्ट रिड्यूसिंग एजेंट HCl. इसकी डिसएडवांटेज यही है HCl के अगेंस्ट रिड्यूसिंग मींस वहां पे आपका अगर HCl होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? ये वहां पे डिसोल्व होना शुरू हो जाएगा, मींस एक कोरोजन टाइप हो जाएगा उसमें. टावर लाइनिंग, बेफल्स, सेपरेटर, टावर, हीट एक्सचेंजर, ट्यूबिंग, कंडेंसर्स, फर्नेस पार्ट्स, पंप्स, शाफ्ट एंड वॉल पार्ट्स. तो ये सारे पार्ट्स भी आपके, इस सारे पार्ट्स को बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? स्टेनलेस स्टील का यूज करेंगे. ठीक है. और इसकी जो कंपोजिशन होगी स्टेनलेस स्टील अलॉय की, ये आपकी अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग जैसे कंपोजिशन में प्रेजेंट है, अलग अलग कंपोजिशन के साथ उनके यूज भी अलग है. ठीक है. जैसे कि आपकी ऑस्टेंटिक गामा फॉर्म्स, क्रोमियम 13 to 20%, निकल 6 to 22%, कार्बन 0.1%, लेस देन 0.25%. ये हाईली कोरोजन होगा, रेजिस्टेंट होगा, जल्दी क्लीन हो जाएगा, स्टरलाइजेबल है, इज टू वेल्ड है, नॉन मैग्नेटिक है. तो नोट इजी टू मशीन, इसमें आपका फर्मेंटर्स आ जाएंगे, फर्मेंटर, स्टोरेज वेसल, इवेपोरेटर्स आ जाएंगे, एक्सट्रैक्शन वेसल होंगे और स्मॉल ऑपरेटर्स होंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिपेंडिंग कंपोजिशन ऑफ स्टेनलेस स्टील अलॉयज की. अलग अलग कंपोजिशन में इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इनके यूज आपके क्या रहेंगे. नेक्स्ट आपका आता है नॉन फेरस मेटल, जिसमें आपका कॉपर होगा, कॉपर अलॉयज, एल्यूमिनियम, lead, titanium, tin, silver, nickel, chromium, zirconium, tantalum, platinum. ठीक है. प्लेटिनम, ये सब आपके नॉन फेरस मेटल्स हैं. एल्यूमिनियम की जैसे प्रॉपर्टीज अलग रहेंगी, इसके बाद आपकी कॉपर अलॉय की अलग रहेंगी. ठीक है. इसमें आपका जैसे कॉपर एलॉय, कॉपर एलॉयज, एल्यूमिनियम, लेड, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगी. बट हियर वाइडली एल्यूमिनियम, कॉपर एंड लेड इज यूज. तो कॉपर की स्टडी करेंगे हम, एल्यूमिनियम की करेंगे और लेड की करेंगे, क्योंकि यही ज्यादा यूज होती है हमारी. अ नंबर ऑफ AL items are used in regular day-to-day life. Reason: it is cheap, light in weight, mechanical strength, easily fabricated, मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग इज ऑल्सो ईजी. तो इनकी इन प्रॉपर्टीज के लिए इनको ज्यादा यूज किया जाता है. एल्यूमिनियम अलॉयज एंड मॉडिफिकेशंस,
A number of aluminium alloys are available with improved qualities and mechanical properties. बहुत सारे अलग अलग तरह के aluminium alloy यूज होते हैं जिनकी क्वालिटी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं. Aluminium alloys are used in the construction of equipment producing medicinal substance since aluminium doesn't affect the salts. एल्यूमिनियम जैसे आपने देखा होगा कि जो एलू होती है, एलू स्ट्रिप्स होती है, यानी कि एल्यूमिनियम की बनी होती है, वो भी आपकी कोई एल्यूमिनियम आपकी 50 mm होती है, कोई 20 mm होती है, अकॉर्डिंग टू देयर जो उनकी थिकनेस होती है उसके अकॉर्डिंग उनका अलग अलग साइज होता है. तो उनके बड़े बड़े बंडल्स होते हैं जो हमारे टैबलेट्स की पैकेजिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं. उसमें भी आपके एलोय यूज होते हैं जो कि एल्यूमिनियम है, क्योंकि वो आपका सोल्ट के साथ में कुछ भी रिएक्शन नहीं करता, तो इसलिए भी सुटेबल होता है पैकेजिंग के लिए. Aluminium is non-toxic to microorganisms. It has considerable use in biosynthetic processes such as the production of citric acid, gluconic acid, and streptomycin by deep culture method. It is most useful for the construction of containers, namely drum, barrels, rail, tankers, etc. तो आपके जो ड्रम्स हो गए, बैरल्स हो गए, रेल टैंकर्स हो गए, उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम ज्यादातर किसका यूज करते हैं? एल्यूमिनियम का यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है एल्यूमिनियम के एडवांटेज क्या होती है. एल्यूमिनियम की एडवांटेज आपकी हाई रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन. एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी ये बहुत ज्यादा हाईली रेजिस्ट रहता है. कंडीशंस इन industrial fumes, vapor and fresh or salt waters. Aluminium can be used with concentrated HNO3 acid and acetic acid. जो आपका एसिटिक एसिड्स होता है और HNO3 होता है, ये दोनों एसिड्स आपके क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन में इंडस्ट्रियल फ्यूम, वेपर्स और फ्रेश सॉल्ट वाटर इन सब की क्या करते हैं कैन बी यूज्ड विद कंसंट्रेशन. इस कंसंट्रेशन के साथ इनको हम यूज करते हैं इसके एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए. तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 60% दैट ऑफ प्योर कॉपर. ठीक है, 60% होती है और 60% जब उसकी प्योर एल्यूमिनियम कंसंट्रेशन हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्योर कॉपर कहते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है डिसएडवांटेज. द मैकेनिकल स्ट्रेंथ डिक्रीज ग्रेटली अबव 150 डिग्री सेल्सियस. Aluminium can't be used with strong caustic solution. Many mineral acid attack aluminium. ठीक है, बहुत सारे मिनरल एसिड क्या करते हैं? एल्यूमिनियम पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है, या वहां से आपका क्या होने लगता है? डिग्रेड होने लगता है, या फिर आपका क्या, या फिर आपको उसमें कोरोजन टाइप एक जैसे लेयर टाइप उसकी निकल जाती है. नेक्स्ट आपका है ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड फिल्म is thickened by chemical and electrolytic means. These provide so-called anodized finishes. तो आपकी एनोडाइज फिनिशेस होगी या फिर आपकी हाइड्रोक्साइडाइज फिल्म थिकनेस होगी केमिकल इलेक्ट्रॉनिक मींस के लिए. तो ये सब आपकी क्या रहेंगी? इसकी डिसएडवांटेज रहेंगी कि आपकी ऑक्सीडाइज करा देगा. ठीक है, एल्यूमिनियम पे अटैक करेगी आपके मिनरल एसिड्स, और आपके कास्टिक सॉल्यूशंस जो होंगे वो यूज नहीं होंगे. मैकेनिकल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी अबव 150 डिग्री सेल्सियस. तो नेक्स्ट आपका आता है कॉपर एंड कॉपर अलॉय. तो कॉपर अलॉय क्या होगा हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर एंड कॉपर अलॉयज. इट इज अ malleable and ductility, so easily fabricated. It has high electrical and thermal conductivity. It can be hammered, welded, braced, soldered, but doesn't not cast well. ठीक है, it is readily formed into tubes and pans. Surface polish is high, so it is easy to clean, so good heat transfer surfaces. It resists non-oxidizing agent well. HNO3 attacks copper readily. तो कॉपर के ऊपर आपका इनके एसिड्स का भी अटैक क्या होता है? जल्दी होता है. और इसमें आपके क्या आते हैं? It attack by hot concentrated HCl, H2SO4 and ammonia. Caustic alkali solution dissolve copper appreciably. Many drug constituents react with it, and so for this reason copper is usually protected by a lining of tin. ठीक है, तो उसकी टीन की लाइनिंग से हम कॉपर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. और एप्लीकेशन इसकी क्या रहेंगी? इट इज यूज्ड फॉर इवेपोरेटर,
पैन स्टील फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स, और दूसरा किसके लिए यूज करेंगे? फॉर पाइपिंग ऑफ कोल्ड वाटर, गैस, वैक्यूम एंड लो प्रेशर स्टीम। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक्स एंड ब्रीइंग द फूड इंडस्ट्रीज। सो इन सब चीजों के लिए आपका कॉपर एलॉय यूज होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेटल्स विच आर यूज्ड इन, ये कौन से मेटल्स हैं आपके? ये आपके हैं फेरस मेटल, जिसमें के अंदर हमने कास्ट आयरन के बारे में पढ़ा है, स्टेनलेस स्टील के बारे में पढ़ा है, ठीक है, स्टेनलेस कार्बन के बारे में पढ़ा है। तो ये सारे आपके यूज होंगे, ठीक है। दूसरा नॉन फेरस में हमने लेड और एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा है और कॉपर के बारे में पढ़ा है। ये सब की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अपने अलग अलग यूज होते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल प्लांट की कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट टूडेज लेक्चर। सो थैंक यू फॉर टूडे स्टूडेंट्स।